हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से गौरव सर एकेडमी के ऊपर। उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि एलटी की जो पैडागोजी है उसका रिवीजन हम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड मैं आपको दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। और अगर आप लोगों को वो अच्छे लगे तो आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, लेकिन कम कमेंट्स किए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और अब मैं आपके बीच में एक नया वीडियो आज लेके आ रहा हूं, और इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और पेशेंस के साथ जो है वो वीडियो को देखते रहिए। एक तरह से ये रिवीजन है, क्योंकि आपने चीज़ें तो पढ़ ही ली हैं सारी ऑलरेडी, और जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं बस थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन करेंगे। तो इससे आपको स्लाइटली अगर थोड़ा बहुत भी फायदा मिलता है तो अच्छा है ना। देखने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा, है ना। और इस एग्जाम में नहीं होगा तो किसी और एग्जाम में होगा, क्योंकि अब अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको अब आने वाले टाइम में भी न जाने कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो सभी जगह लगभग आप जानते हैं कि जो पेडागोजी होता है या टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसका कितना ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं आपका कहाँ से, शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव ट्रेट्स एंड बेसिक नेसेसिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग या शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एक कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना है। ये हम जानते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक छोर पर अध्यापक व दूसरे छोर पर छात्र होता है तथा पाठ्यक्रम के माध्यम से आपस में ये क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। तो बेसिकली जो टीचिंग है उसके क्या है, तीन एक तरह से कोने हैं। इस तरीके से जहां पर एक छोर पे जो है वो कौन है, स्टूडेंट है ना। और दूसरे छोर पे जो है आपका टीचर है। और इन इन दोनों के बीच जो अंतः क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, पाठ्यक्रम या करिकुलम के माध्यम से होती है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो इतनी सी बात आपको टीचिंग में याद रखनी है। बाकी इसके कुछ डेफिनेशंस हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हॉफ एंड डंकन है उनके अनुसार शिक्षण जो है वो 4 चरणों वाली प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। इसी तरीके से अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं या शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं इससे रिलेटेड दी है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्या होती है? अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन दिशा में परिवर्तन करना है। तो यानी कि मेन उद्देश्य क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज हमने हमें चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए और तथा व्यवहार को मैं उसको परिवर्तित करने के लिए उचित दिशा क्या हो, उसका निर्णय विद्यालय और अध्यापक मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से जो शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसके जो तीन मुख्य बिंदु हैं, उद्देश्य, और उसके बाद उद्देश्य जब निर्धारित निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद जो अधिगम अनुभव अनुभव क्रियाएं यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए जाते हैं विद्यार्थी को वो, और उसके बाद फाइनली मूल्यांकन, है ना। जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले वो डिसाइड होगा, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाएंगे, और फाइनली जो विद्यार्थी है उसका इवेल्युएशन होगा कि उसने कितना आउटकम उसका हुआ है, कितना बिहेवियरल एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज कितना आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने हेतु विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। अतः प्रभावशाली शिक्षण वही है जो उचित और सफल अधिगम अनुभवों की ओर लेके जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। इसमें कुछ और बातें हैं। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांतों के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिक शिक्षाविदों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए। तो कुछ इसके सिद्धांत हैं। कुछ चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से इस टॉपिक के अंदर ये आ रही हैं तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, यानी कि अध्यापन से पूर्व जो है हमारे उद्देश्य जो है निश्चित होने चाहिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके संबंध में क्या तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ये जो सिद्धांत है कोरिलेशन का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स होते हैं या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़कर अगर हम पढ़ाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना।
यानी कि कोई भी चीज है उसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से या किसी अन्य संदर्भों में उसको जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। परस्पर को रिलेशन का सिद्धांत यही होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का बहुत ज्यादा रोल है टीचिंग के अंदर। इसमें दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो जो आंतरिक प्रेरणा होती है, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ होता है, सतह होता है। और जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो शिक्षक के द्वारा या किसी भी मार्गदर्शक के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुनरीक्षण या अभ्यास का सिद्धांत। जो प्रिंसिपल है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो तो बहुत सभी लोग इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम रिवीजन करवाएं और प्रैक्टिस करवाएं तो उसी के माध्यम से जो अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं उसको स्थायी स्थायी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये दिया गया है किसके द्वारा? बीएफ स्किनर के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, वो हमेशा क्या करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ा देता है और मतलब जो उसकी जो सीखने की दर है उसको इंक्रीज कर देता है। वाइल जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो इसको धीमा करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो भी आवश्यक होता है ताकि बच्चे को गलत दिशा में जाने से जो है वो रोका जा सके, है ना। लेकिन जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो भी कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से उचित पुनर्बलन द्वारा बालक के व्यवहार को इच्छा के अनुसार रूप दिया जा सकता है। जैसे हम चाहते हैं उसी अनुसार उसको मोड़ सकते हैं। उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस। उत्तेजना किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वो व्यक्ति को क्या करती है? जो उद्दीपन होता है, स्टिमुलस, वो प्रेरित करता है ना। तो अभिप्रेरणा के लिए उद्दीपन का होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, कुछ नियम इसके संबंध में है। जैसे कि आपका सरल से जटिल की तरफ हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम चलेंगे। पहले हम गिनती सिखाएंगे, जैसे कि उसके बाद पहाड़े याद करवाएंगे, फिर जोड़ घटाना और बाकी जो संक्रियाएं होते हैं उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, हमेशा नोन टू अननोन हम चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट विश्लेषण से संश्लेषण, पहले हम टॉपिक्स को छोटा छोटा तोड़ेंगे और लास्ट में उसका समराइज करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो यानी कि सभी विषयों की टॉपिक्स की अलग अलग जानकारी देकर बाद में एकत्रित करेंगे। आगमनात्मक से निगमनात्मक, तो ये मैंने पहले बता चुका, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना। और निगमनात्मक से आगमनात्मक यानी डिडक्टिव टू इंडक्टिव नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है यथार्थपूर्ण से भावात्मक, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हमेशा वो चीजें पहले बताई जाएंगी जो कंक्रीट है, यानी कि जो मूर्त रूप में दिख रही हैं सामने, या जो चीजें देखी जाती हैं आसपास। और फिर अमूर्त चीजें या जो इमोर्टल है चीजें, जैसे कि हवा, पानी, तरंग, प्रकाश, ये सब चीजें डायरेक्ट नहीं दिखती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो इनके बारे में बाद में जानकारी दी। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षण की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज। तो इसके लिए शिक्षण के क्षेत्र में जो E5 जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाया जाता है। तो वो कौन कौन सी E5 स्ट्रेटजी है? सबसे पहले एंगेजमेंट, यानी कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर उत्सुकता पैदा करी जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो। फिर अन्वेषण की क्षमता यानी एक्सप्लोर। फिर है आपका एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। फिर उस व्याख्या को और विस्तृत करना यानी इलेबोरेट करना। फिर इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, जिसमें कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों होते हैं। फॉर्मेटिव जो कि बीच बीच में किए जाते हैं, समेटिव जो लास्ट में किया जाता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम समझ लीजिए। और एक्सटेंड यानी कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्रों को अलग अलग जो एक्स्ट्रा जानकारी है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसके बारे में बताना। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग है। यह एक प्रशिक्षण की प्रणाली है। तो बेसिकली आपने देखा होगा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर जो है शिक्षण के जो है सिंगल जो कौशल हैं उनको बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। छोटे छोटे जो स्किल होते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्किल होते हैं? इंट्रोडक्टरी स्किल होता है कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके अलावा ब्लैक बोर्ड श्यामपट कौशल जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। फिर एक्सप्लेनिंग करने का स्किल होता है और रीइंफोर्समेंट देने का स्किल होता है। ये सारे जो छोटे छोटे स्किल हैं ये इसके अंतर्गत विकसित किए जाते हैं। और इसमें जो है जो पृष्ठ पोषण है यानी कि फीडबैक, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। शिक्षण की प्रमुख विधियां ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केवल इनके जो जो इनको जिन्होंने इन विधियों का एक निर्माण किया है उनके बारे में जान लेते हैं। किंडरगार्टन जो है वो जर्मन वैज्ञानिक फ्रोवेल जो है उसके द्वारा दी गई है।
प्रोजेक्ट मेथड जो है वो दी गई है किल पैट्रिक के द्वारा। डाल्टन जो मेथड है वो दिया गया है कुमारी हेलेना पार्क हास्ट के द्वारा 1920 में। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। पेस्टोलॉजी मेथड के जो हैं जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। आगमन निगमन विधि दी गई है अरस्तु के द्वारा। संवाद विधि जो है उसके जनक है प्लेटो। मॉन्टेसरी के हैं मारिया मॉन्टेसरी एंड ह्यूरिस्टिक मेथड के हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों को 4 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। तो शिक्षण जो टीचिंग टेक्निक है वो किस किस प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होता है शिक्षक नियंत्रित, पूरी तरीके से टीचर के कंट्रोल में, जिसके अंदर आपका व्याख्यान हो गया, पाठ प्रदर्शन, पाठ्य पुस्तक। फिर होता है आपका जिसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर होगा, जिसमें कि आपके ये अभिक्रमित अनुदेशन होता है, खेल विधि हो गया, कहानी विधि, इनमें पूरी तरीके से बच्चे पर सेंटर होती हैं। समूह केंद्रित यानी कि ग्रुप में जो है डिस्कशन जिस पर बेस्ड है, जैसे कि योजना पर अन्वेषण, ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरी चौथे नंबर पे है जिसमें दोनों ही बराबर पार्टिसिपेशन करते हैं, शिक्षक व छात्र, जिसमें सामूहिक वाद विवाद है, संवेदनशील प्रशिक्षण हो गया और प्रश्नोत्तर विधियां हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ये क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र? तो जो माइक्रो टीचिंग है या जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं उसका एक पूरा चक्र होता है। सबसे पहले पाठ नियोजन यानी कि लेसन का एक प्लान बनाते हैं, फिर उसका टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, जो उसके अंदर कमियां होती हैं उस पर फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण लेते हैं, और फाइनली जो उसमें कमियां रह जाती है उसको दूर करने के लिए दोबारा से जो है हम लेसन प्लानिंग करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, फिर पुनः हम पृष्ठ पोषण करते हैं। इस तरीके से एक साइकिल चलती है। इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्किल होते हैं, जैसे उद्दीपन, समीपता, पुनर्बलन, खोजपूर्ण प्रश्न हो गया, छात्र के व्यवहारों का अध्ययन करना, व्याख्यान करना, संप्रेषण करना, मौन एवं साथ रहना या शाब्दिक अंतःक्रिया करना, प्रश्न पूछना, विकेंद्रीय प्रश्न पूछना, दृष्टांत देना यानी कि किसी चीज का एक उदाहरण देना, उच्च स्तरीय प्रश्न करना, ये सब चीजें टीचिंग स्किल्स के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं कि जो भी चीजें हैं शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जिसके अंदर कुछ तो होती हैं परंपरागत जो शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो कन्वेंशनली यूज होती हैं, जो सदियों से यूज होती आ रही हैं। तो उस तरीके की जो सहायक सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, और आपका चौक हो गया, पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तकें होगी, पत्र पत्रिकाएं, ये सब जो है वो परंपरागत है। और दूसरी प्रकार की होती है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंदर बेसिकली हम 3 टाइप के सहायक सामग्री पढ़ते हैं। कौन कौन सी? श्रव्य, दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, यानी कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। तो इसके ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे जानते ही हैं, पहले भी हमने डिस्कस कर लिए, ये रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सब श्रव्य में आ जाते हैं। दृश्य में आपके वास्तविक जो वस्तुएं हो गए, चित्र प्रारूप हो गए, रेखा चित्र हो गया, ग्लोब, चार्ट, ग्राफ, फिनालिन बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक कार्ड, पोस्टर, स्लाइड, ये सब चीजें। और दृश्य श्रव्य के अंदर आपके चलचित्र, दूरदर्शन, समाचार संबंधी फिल्म, वीडियो टेप, रिकॉर्डर ध्वनि, या आजकल जो मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया। और ये कुछ देखिए, जैसे ये बच्चों के लिए इस तरीके से ये सब दृश्य, ये किस में आ जाएगा, ये विजुअल में आ जाएगा, है ना, दृश्य सहायक सामग्री में आएगा। ये मैथ्स की जो आकृतियां हैं उनको पढ़ाने के लिए ये इस तरीके का सामग्री इस्तेमाल होती है। इस पर अलग अलग प्रकार की जो गणितीय आकृतियां हैं उसको बताया जाता है ना, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, ये सब चीजें, ये बच्चों को इस तरीके से ये फ्लानेल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से सूचना देने के लिए ये आपका इंफॉर्मेशन का एक बोर्ड होता है ना। तो ये कुछ सहायक सामग्रियां हैं। नेक्स्ट देखिए, दृश्य श्रव्य। इसके अंदर भी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, ये सब डिटेल उसी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही चीजें हैं इसके अंदर दे रखी है। रेडियो हो गया आपका, टीवी, इनके बारे में है, ये सब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं गुण, यानी कि एक टीचर जो है उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की प्रमुख गत्यात्मक शक्ति है और मानव समाज तथा देश की उन्नति शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है।
तो शिक्षा की जो पद्धति है उसके अंदर जो एक डायनामिक प्रोसेस है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वो शिक्षक ही है। तो इसकी एक परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर हुमायूं जो कबीर हैं, इनके बारे में आपने काफी सुना होगा। इनके अनुसार शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्यंभावी है। यानी कि कितनी भी अच्छी अगर पॉलिसी बना दी जाए और अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, यानी कि अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, योग्य शिक्षक अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में वो अच्छी रणनीति या अच्छी पद्धति भी जो है वो उसका भी जो है वो फेल हो सकती है, यानी कि उतनी प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, आदर्श शिक्षक के क्या गुण होते हैं। तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं आदर्श शिक्षक के क्या गुण होते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। आदर्श शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षक पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला सब कुछ माना जा सकता है। ठीक है, यूएसए के एक विद्वान हुए डॉक्टर एफ एल क्लैप, उन्होंने एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने एक अच्छे टीचर के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए उसका बारे में बताया। तो उसके बारे में सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, संबोधन, यानी कि अच्छा जो है वक्ता होना चाहिए। नेक्स्ट, आशावादिता, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। उत्साह उसके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जोश, उत्साह। व्यक्तिक आकृति, यानी कि उसकी खुद का एक व्यक्तित्व होना चाहिए। संयम उसके अंदर, यानी पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मानसिक निष्पक्षता, अनबायस्ड होना चाहिए। शुभ चिंतन, यानी कि वो बच्चों का के बारे में अच्छा चिंतन रखता हो। सहानुभूति, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, बच्चों के प्रति एक तरह से सिंपैथी का भाव उसके अंदर हो। जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला हो, विद्वता यानी इंटेलिजेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं। उसके अलावा कुछ और भी गुण हैं जो शिक्षक के अंदर बाद में जो है वो कीथ और बागले जो है उन्होंने बताया क्या क्या होना चाहिए। चातुर्य, यानी वो चतुर भी होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता और अच्छा स्वर भी उसका होना चाहिए। ओके, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुणों के अंदर वही है, उत्तम स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए, सामाजिक गुण होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, मित्रता एवं सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। व्यावसायिक, यानी कि प्रोफेशनल क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, विषय के ऊपर पूरी तरीके से उसका कंट्रोल होना चाहिए, यानी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अपने व्यवसाय व्यवसाय के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि वो एक्चुअल में टीचिंग करना चाहता हो, ना कि बेमन से वो पढ़ाए। नेक्स्ट, प्रयोग तथा अनुसंधान अनुसंधान में उसकी रुचि होनी चाहिए, कि वो लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करे, उन पर प्रयोग करे, रिसर्च करे, ताकि वो अपने ज्ञान को लगातार क्या करे, मॉडिफाई करता रहे। मॉडिफाई, क्योंकि समय के साथ जब चीजें बदलती हैं तो टीचर अगर आपने आपको अपग्रेड नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, है ना। तो उस ज्ञान को लगातार अपडेट करने की भी जरूरत है, उसके अनुसंधान की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, है ना, प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है, एंड प्रयोग तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उसकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा तकनीकी गुण, यानी कि टेक्निकल जो उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, समस्या को पहचानने की क्षमता, समस्या के विश्लेषण की क्षमता, समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी प्रविधियों का चयन हो उसकी क्षमता, नवीन ज्ञान को की विश्वसनीयता को जानने की क्षमता, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से किस प्रकार से जोड़ा जाए उसकी क्षमता, और आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली आईटी का जो है वो उसके थोड़ा बहुत नॉलेज होना अनिवार्य है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं आपके शिक्षण कौशल, शिक्षण की योग्यता, उसका विषय वस्तु पर क्या विशेषज्ञता है, शिक्षण का अनुभव कितना है या मैनेजमेंट कैसा है, शिक्षक एवं शैक्षिक संस्थानों में कैसा समन्वय है, और कार्य का विश्लेषण। ये कुछ बातें हैं। शिक्षण कौशल के अंदर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, ये सारे कौशल होते हैं। प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट कौशल होता है, पुनर्वर्णन, प्रयोग देना, व्याख्यान देना, समस्या का निदान, ये सब कौशल के अंदर आएगा। अ, शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर वो चीजें आएंगी जो शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होती है। इसके अंदर विभिन्न जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जैसे बीएड डीएलएड हो गया, उसके अलावा एमएड होता है, जेबीटी होता है, सीटेट होता है, यूटेट होता है, नेट होता है ना। ये सब चीजें शिक्षक के एलिजिबिलिटी को एक तरह से मानक है उसके लिए। विषय वस्तु की विशेषज्ञता, और ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन, तो शिक्षक अनुभवी होना चाहिए और मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थानों में समन्वय होना चाहिए। कार्य का विश्लेषण, यानी कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने व विद्यार्थी दोनों के कार्यों का उचित विश्लेषण करता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस भी आपके
सिलेबस के अंदर दिया हुआ था, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। वैसे भी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर इंटेलिजेंस पूछा ही जाता है। तो बुद्धि का जो प्रयोग है वो सामान्यतः प्रतिभा, ज्ञान, समझ आदि के अर्थों में किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग जो है वो प्रकार की परिभाषाएं बहुत सारी इसकी होती हैं। बुद्धि जो है उसके मुख्यतः तीन पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। जो टर्मन है उन्होंने क्या बोला है कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त यानी कि जो सामने नहीं है, ऐसे विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है वो बुद्धि है। हालांकि ये एक परिभाषा है, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हो सकती हैं। यानी कि बुद्धि का एक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए बुद्धि के सिद्धांत, है ना, क्या क्या थ्योरीज हैं। तो बुद्धि के एक कारक जो सिद्धांत है सिंगल फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक हैं विनय। तो विनय ने जो है वो माना कि बुद्धि जो है वो सिंगल फैक्टर यानी एक कारक के रूप में काम करती है। उसके अलावा फिर द्विकारक सिद्धांत आया जो दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। उनका मानना है कि बुद्धि में जो है वो दो कारक यानी टू फैक्टर होते हैं, जिसमें एक सामान्य कारक होता है, दूसरा स्पेशल फैक्टर, सॉरी एस फैक्टर जो कहते हैं विशिष्ट कारक। तो जो सामान्य काम होते हैं उसके लिए सामान्य कारक जी फैक्टर काम करता है और विशिष्ट योग्यताओं के लिए विशिष्ट कारक कार्य करता है। फिर आया बहुत कारक सिद्धांत जो दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक जो है वो बुद्धि को कई, उनका मानना था कि बुद्धि जो है उसमें कई तत्व शामिल होते हैं। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक बुद्धि, है ना। अमूर्त बुद्धि यानी कि जो चीज मूर्त नहीं है, जो सामने नहीं, उसके बारे में सोचने की योग्यता, वो अमूर्त बुद्धि हो गई। सामाजिक बुद्धि यानी सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस, और यांत्रिक मैकेनिकल इंटेलिजेंस। उसके अलावा उन्होंने चार एस्पेक्ट्स भी बताए हैं बुद्धि के थॉर्नडाइक ने, वो था लेवल, और दूसरा है परास यानी कि रेंज, क्षेत्र और गति, यानी कि कितना गहराई तक के स्तर को कोई पा सकता है, वो लेवल हो गया। क्या कितनी रेंज तक जो है वो कोई जा सकता है, वो उसकी परास हो गई। कितने बड़े एरिया को कवर किया है, वो एरिया हो गया। और कितनी तेजी से जो है वो करेगा सॉल्व, वो इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये बुद्धि के कुछ एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। तो ये याद रखना। समूह तत्व यानी कि ग्रुप ग्रुप एलिमेंट्स जो थ्योरी है वो दी गई है थर्स्टन के द्वारा। उसके अलावा गिलफोर्ड, जो जेपी गिलफोर्ड है, उन्होंने दिया है एक बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने इन पांच चीजों की बात की है: संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो संज्ञान यानी कॉग्निशन, आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी चीज को लाना दिमाग में, वो संज्ञान में लाना, तो संज्ञान हो गया। स्मृति मेमोरी, मूल्यांकन आप जानते हैं इवेल्युएशन को कहते हैं। अभिसारी चिंतन यानी कि कैसा चिंतन? अभिसारी यानी जो भीतर की ओर हो, अंदर से बाहर भीतर की ओर हो, अभिसारी हो गया। और जो अंदर से फैला हुआ हो, इस तरीके का जो चिंतन होगा बाहर की तरफ, वो अपसारी चिंतन होगा। यानी कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग अपसारी हो गई, जिसके अंदर जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनकी इस प्रकार की थिंकिंग होती है। नेक्स्ट देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, तो हार्वर्ड गार्डनर जी हैं, उन्होंने 1983 के अंदर बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है ना। यानी कि सिंगल फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर बुद्धि के अंदर होते हैं, उन्होंने ये बात की थी। और बेसिकली 8 प्रकार के जो है बुद्धियों की उन्होंने बात की थी। कौन कौन से प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसमें पहला है आपके शाब्दिक बुद्धि या शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिनके अंदर ये होती है वो वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, कहानीकार बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होते हैं, अकाउंटेंट, बैंकर और वैज्ञानिक बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो इस तरीके के लॉजिकल माइंड्स होते हैं बैंक में, वो बहुत ज्यादा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर सारा खेल नॉलेज का नहीं, सारा खेल किसका है? स्पीड का है। कौन कितनी तेजी से जो है लॉजिकल माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। ठीक है, वहीं पर जो और हम जो ह्यूमैनिटीज में जो और पेपर होते हैं उसके अंदर उतनी ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड, तार्किक बुद्धि नहीं देखी जाती, बल्कि उसके अंदर विश्लेषण क्षमता ज्यादा देखी जाती है। जैसे कि सिविल सर्विस, सिविल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें विश्लेषण की क्षमता देखी जाती है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये जिसके अंदर होती है वो चीजों को थ्री डायमेंशनली जो है वो अच्छा तरीके से सोच पाते हैं, 3D में। तो उस तरीके से उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है और वो बनते हैं मूर्तिकार, चित्रकार, अभियंता यानी इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनते हैं, है ना।
फिर उसके अलावा है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिनके अंदर ये होती हैं वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से गति मूव करा सकते हैं, अभिनेत्री बनते हैं, एथलीट बनते हैं, डांसर बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है तो वो सिंगर, एंटरटेनर वगैरह बन जाते हैं। फिर उसके अलावा अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि आपस में संवाद जो करने की बुद्धि होती है, ये नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है, वह आपस में वो क्या करते हैं, अपने भीतर ही जो है वो इंट्रापर्सनल मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर, तो वो आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि जिनके अंदर होगी वो प्रकृतिवादी यानी आपके नेचुरल जो क्या होते हैं पर्यावरणविद वगैरह और किसान, ये सब चीजें उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसके अलावा अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इसमें व्यक्ति हम चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, ये सब चीजें सोचने लग जाता है बिल्कुल। तो ये दार्शनिक व साधु बनते हैं। और थ्योरी दी गई बुद्धि के, एक है त्रिपाचीय सिद्धांत, तो ये दिया गया स्टर्नबर्ग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मानसिक आयु या बुद्धि परीक्षण, मेंटल एज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फ्रांसीसी जो मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने जो है उन एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना था। तो सबसे पहले उन्होंने एक तरह से जो अल्फ्रेड विने हैं उन्होंने ही बात की थी कि बुद्धि का मापन करा जाए, लेकिन सबसे पहले विलियम जो स्टर्न है उन्होंने जो है इसके लिए एक फॉर्मूला सुझाया था, जिसको क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है, तो आईक्यू के लिए उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया मेंटल एज यानी कि मानसिक आय। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने 1905 में कर दिया था। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इसका मापन मानसिक आयु कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपने सेम ग्रुप के हिसाब से क्या वो अब कम है उसका विकास या ज्यादा है, उसी हिसाब से उसकी मेंटल एज तय की जाती है। उसके अलावा जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है उसके लिए टर्मन जो है उन्होंने एक फॉर्मूला बताया जो अभी हमने बात की। क्या है वो फॉर्मूला है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ओके, यानी कि अगर कोई 10 वर्ष का बालक है और उसका जो मानसिक आय है वो 12 है, तो उसका आईक्यू कैसे निकालेंगे, 12 अपॉन 10 इंटू 100, 120 उसका आईक्यू आया। और अगर हम उस टेबल को देखें, जिस ये आईक्यू की टेबल, तो 120 से और 129 के बीच के जो लोग हैं वो कैसे होंगे, श्रेष्ठ बुद्धि वाले। उससे ऊपर के जो हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, सुपर इंटेलिजेंट होंगे। ये आपके श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। उसके अलावा फिर 110 से 119 में जो एवरेज से थोड़ा अबव है ना, और उसके अलावा 90 से 110 के बीच समझ लीजिए एवरेज वाले, जो सामान्य बुद्धि वाले, जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, सभी सामान्य बुद्धि वाले ही होते हैं। 80 से और 89 के बीच में फिर मंद बुद्धि आ जाएंगे, और उससे नीचे जो है वो फिर क्षीण बुद्धि, डम्प जिनको कहते हैं, उस तरीके के लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए, तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया आरवी कैटल के द्वारा। एवरेज इंटेलिजेंस औसत बुद्धि जो है वो 90 से 110 होती है, अभी हमने बात की। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो ये बुद्धि है, इसको प्रभावित करते हैं आपकी आयु, उसकी स्वास्थ्य, वातावरण कैसा मिला है, प्रजाति, वंशानुक्रम, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिनके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, ये सब चीजें इनके अंदर होती हैं, क्योंकि वो अमूर्त चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सोशल इंटेलिजेंस जिनके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है वो कूटनीतिज्ञ बन जाते हैं, डिप्लोमेट्स बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, नेता बनते हैं। गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस वाले लोग इंजीनियर बनते हैं, कारीगर, मिस्त्री, ये सब चीजें उनके अंदर आ जाती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले कब हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है बल्क में जब सैनिकों को भर्ती करने की बात आई, तो उस टाइम पर जो है इतना टाइम नहीं था कि एक एक जो सैनिक है उसको देखा जाए। तो उस टाइम पर किस आधार पर जो है कि सैनिक को कौन सी रैंक दी जाएगी, इसको तय करने के लिए ही इस इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उसका निर्माण किया गया अमेरिका में। और इसके आधार पर जो थोड़ा अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे उनको बड़ा ऑफिसर बना दिया गया, जो थोड़ा कम वाले थे उनको सिपाही वगैरह बनाया गया, तो ये इसलिए बनाया गया था। शाब्दिक परीक्षण को क्या कहते हैं,
काला काजल कलम परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में सीखना व सोचना, ठीक है, थिंकिंग ऑफ एंड लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। तो ये भी एक टॉपिक है आपके अंदर, बच्चे कैसे सोचते हैं। सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती। तो बेसिकली सोचना एक तरह से संगठित ज्ञान को संगठित करने की प्रक्रिया है। एक बालक के समक्ष हमेशा अनेक वस्तुएं, समस्याएं, दृश्य, परिदृश्य आदि दृष्टिगोचर होते हैं तथा बालक उन समस्याओं, वस्तुओं तथा दृश्य, परिदृश्यों आदि के विषय में चिंतन करता रहता है। बालकों में सोचने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। सबसे पहले है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, यानी कि जो चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष आ रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं, वो उनको देखेगा भौतिक वातावरण में जो उसके सामने है और उसके बारे में वो सोचेगा। तो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर वही होगा, या हम डायरेक्ट कोई चीज उसे दिखाते हैं तो उसके बारे में वो सोचेगा। नेक्स्ट है आपके पास कल्पना के आधार पर सोचना, यानी कि कोई चीज जब हम उसके सामने समस्या रखेंगे तो वो उसके बारे में कल्पना करेगा और उसके बारे में सोचेगा। नेक्स्ट है प्रत्ययों के आधार पर सोचना, प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग जाएगा तो उसके दिमाग में फिर ये जो प्रत्यय हैं, जैसे स्थान को लेके आकार, भार, दूरी, समय क्या होता है, संख्या, इन सब के प्रत्यय जो हैं डेवलप होने लग जाते हैं और उसके आधार पर वो सोचना शुरू करता है। नेक्स्ट है तर्क के आधार पर सोचना, यानी कि लॉजिक। तो ये लॉजिकल थिंकिंग जो है आपके थोड़ा जो टीनेजर वाली अवस्था है उसमें विकसित होने लग जाती है और इससे आधार पर जो बच्चा है वो सही गलत का निर्णय स्वयं से लेना, यानी लॉजिक के बेस पर कि लॉजिक के अनुसार क्या सही है। अगर कोई उसको सही बता रहा है तो क्या वो सही है या नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक वो सोचने लग जाएगा। नेक्स्ट है अनुभव के आधार पर सोचना, यानी कि एक्सपीरियंस। बालक अपने जो पूर्व अनुभव होते हैं उसकी लाइफ के, उसके आधार पर भी सोचता है। अगर उसके साथ जो पूर्व अनुभव है खराब है तो उसके आधार पर उसकी सोच उस तरीके की हो जाएगी। नेक्स्ट, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर जो इंटरेस्ट बच्चों के अंदर पैदा होता है उसके आधार पर भी जो है आप बच्चों को सोचने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। अगर उसका किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली है कि उसकी सोचने की उस प्रक्रिया में एक तीव्र गति आएगी। नेक्स्ट देखिए, अनुकरण के आधार पर सोचना। बच्चे अपने वातावरण में जो अनुकरण करते हैं, यानी जो आसपास देखते हैं उसके आधार पर भी वो क्या करते हैं, अपनी सोच का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ये सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, ये हम जानते हैं, एवं जिनके द्वारा कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तथा जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो गेट्स जो है उनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। ओके, अब बच्चों में सीखने के कुछ नियम है, जैसे कि सबसे पहला है तत्परता का नियम। ये नियम क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ये जो नियम है ये क्या कहता है कि अगर बच्चा तभी सीखेगा जब वो सीखने के लिए तैयार हो। अगर वो रेडी ही नहीं है, उसका माइंड ही नहीं है सीखने का, तो आप कुछ भी करके उसको सिखा नहीं सकते। तो सबसे पहले उसको रेडी करवाना है। नेक्स्ट है आपके पास अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो ये हम जानते हैं कि बार बार अभ्यास करवाने से जो उसका ज्ञान है उसमें स्थायित्व लाया जाता है। फिर आपके पास प्रभाव या संतोष का नियम, प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये है कि जब हम कोई चीज बच्चा सीख जाएगा तो उसके अंदर उसका क्या होगा, इफेक्ट पड़ जाएगा और तब वो उस चीज में और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। जैसे कि अगर किसी को मैथ्स में कोई चीज आ गई तो अब उसे इंटरेस्ट और पैदा होगा, तो इससे उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वो अगेन मैथ पढ़ेगा। अगर उसे नहीं आ रही है तो वो नहीं, फिर उसको छोड़ता जाएगा। जैसे ऐसा हमारे साथ भी होता था, कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता था, हम रोज उसी की किताब खोलते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बहुत कम खोलते हैं, है ना। तो यही लॉ इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं CSL हल है। इनके अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जब बालक किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है बालक की सफलता और असफलता को निर्धारित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो वो है आपका विद्यालय का परिवेश, इन्वायरमेंट, परिवार का माहौल, अभ्यास कितना होता है, अभ्यास कम है अगर तो नहीं हो पाएगा, है ना। अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी है अगर तो भी जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वास्थ्य कैसा रहता है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कक्षा का वातावरण इस पर भी निर्भर करेगा। शिक्षण विधियों का कैसा प्रयोग है, युक्तियों का कैसा प्रयोग हो रहा है। प्रेरणा किस प्रकार की है, यानी कि किस प्रकार का मोटिवेशन है, किस प्रकार का गाइडेंस है।
और पढ़ाई के दौरान विद्यालय में अगर भाग जाना, ये सब चीज तो आप जानते हैं, अगर इस प्रकार से है तो उसमें असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। असफल होने से रोकने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित हो, बालकों के कौशल विकास का स्तर बढ़ाना चाहिए और उच्च अभिप्रेरणा स्तर उनका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, प्रत्येक बच्चा, वो अपना आप में कुछ विशेष विशेषताएं लेकर पैदा होता है और इसके कारण से वो दूसरे बालक से अलग होता है। इसके कारण से उसकी सीखने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है और उसके समझने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है। उसी को व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो कहते हैं। व्यक्ति विभिन्नता के प्रभावी कारक, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करता है, जाति, प्रजाति व देश, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। जो साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया में चले जाइए, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इनमें थोड़ा अलग टाइप के लोग होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे थोड़ा अलग टाइप के लोग होंगे। यूरोप में जाएंगे और नॉर्डिक कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर अलग टाइप की थोड़ा चेंजेस उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आयु एवं बुद्धि, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन, ये प्रभावित करती है। और लिंग भेद, किस प्रकार से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो भी इम्पैक्ट करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, लिंग लिंग भेद का किस प्रकार से होगा कि भाई जो महिला और पुरुष हैं उनके अंदर कुछ गुण ऐसे होंगे जो जन्मजात अलग पाए जाएंगे। हालांकि वो गुण जो है वो कहीं पर भी जो है अ, अधिगम में, यानी कि पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है स्वभावगत दोनों के स्वभाव में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाएंगी जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। व्यक्ति विभिन्नता को जानने की क्या विधियां हैं? वह है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने की विधियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में हम पहले भी कल बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि किसी को कार्य को करने के लिए क्या करना, इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उद्दीपन यानी स्टिमुलस का परिणाम होती है। जब किसी चीज को काम करने के लिए उद्दीपन मिलता है तो उससे अभिप्रेरणा हमें मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तब हम उस काम को करते हैं। ठीक है। और बालक के अंदर भी जो है अगर हमें उसके व्यवहार में एक निश्चित परिवर्तन लाना है तो उसके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी पैदा करनी जरूरी है जो कि उसके अंदर एक मोटिवेशन को लेके आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? तो अभिप्रेरणा की अभी हमने बात की थी, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन जो कि आंतरिक रूप से होते हैं। इसमें भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है कि जो आपकी शारीरिक जरूरत है, तो शारीरिक जरूरत तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे भूख, प्यास, नींद हो गई, काम की भावना हो गई, प्यार, प्रेम, ये सब चीज आपकी शारीरिक जरूरत है। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपको भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ प्रयास करोगे ही करोगे खाना खाने के लिए। ठीक है। और दूसरी होती है किसी काम को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, वो भी अंदर से, है ना। फिर दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा, जिसके अंदर आपका लक्ष्य, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रेरणा बाहर से मिलती है, ये किसी के द्वारा मिल सकती है। कोई किसी चीज में इंटरेस्ट हो उससे मिल सकती है, आत्मसम्मान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए, इन सभी के लिए बाह्य मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स। ये किसने दी है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो अब्राहम जो मैस्लो हैं उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बेसिकली जो मैस्लो हैं उन्होंने मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के कई स्तर बताए थे। कौन कौन से स्तर? उस इस प्रकार के एक एक त्रिभुज जैसे एक चार्ट है, इसके माध्यम से उन्होंने बताया था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य की होती है शारीरिक जरूरतें, जिसके अंदर भूख, प्यास, सोना मतलब खाना पीना सोना, और आपकी सेक्सुअल नीड्स, ये सब शारीरिक जरूरत के अंतर्गत आती है। दूसरा है आपकी, जब आप ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब दूसरे लेवल पर व्यक्ति सोचता है कि अब उसे सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी, अपनी जॉब सिक्योरिटी, अपने शारीरिक सिक्योरिटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और प्रॉपर्टी, ये सब चीजें। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसे संबंध चाहिए, तादात्म्यता या संबंध, जैसे दोस्त, परिवार, साथी, जीवन साथी, ये सब चीजें। और फिर है आत्मसम्मान। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो उसे समाज में एक प्रतिष्ठा चाहिए, दूसरों से आत्मसम्मान चाहिए। और जब ये चीज भी मिल जाती है तो फाइनली
आपका अंतिम स्टेज होती है आत्म सातीकरण, जिसके अंदर वह खुद के अंदर जो है झांकने का प्रयास करते हैं। तो इस स्टेज तक बहुत कम सारे लोग पहुंच पाते हैं। तो यही जो है आपका मैस्लो ने अलग अलग स्टेजेस बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे जैसे जीवन जो है बीतता है, व्यक्ति समझदार होता चला जाता है और वो ज्ञान को क्या करता है, लगातार प्राप्त करता है और पदार्थ क्रम में वो ऊपर चढ़ता चलाता है ना। इसी का नाम तो है जिंदगी। हम हमेशा क्या चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अभिप्रेरणा के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो दिया मैकडोवेल के द्वारा। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अंतर्नोद का सिद्धांत दिया गया हल के द्वारा। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया गया बोल्स एवं कफमैन के द्वारा। अधिगम का सिद्धांत दिया गया कर्ट लेविन के द्वारा। शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया गया मॉर्गन के द्वारा। अभिप्रेरणा देने के कौन कौन से घटक हैं? तो ये आपका स्टिमुलस प्रदान करना, आकांक्षा यानी एम्बिशन, प्रोत्साहन यानी इंकरेजमेंट, और दंड यानी कि पनिशमेंट। तो पनिशमेंट भी एक तरह से अभिप्रेरणा देती है कि आगे से वो काम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है? तो किसी भी बालक के जो सीखने में, लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है। ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसके चरित्र निर्माण में सहायक है। चरित्र निर्माण में किस प्रकार से सहायक है? कि जब उसे लगता है कि किसी काम को करने से अगर उसे अच्छा प्रतिष्ठा मिलती है, तो इससे उसे अच्छे चरित्र के निर्माण में उसको मोटिवेशन मिलती है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, मानसिक विकास में सहायक है, इंटरेस्ट को डेवलप करने में सहायक है, अनुशासन की भावना को विकसित करने में सहायक है, छात्रों में उत्सुकता व जिज्ञासा को उत्पन्न करने में सहायक है, छात्रों में सीखने की जो अभिरुचि है उसको बढ़ाने में सहायक है, छात्रों को लक्ष्योन्मुखी यानी कि गोल ओरिएंटेड बनाता है, और छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक ऊर्जा को प्रदान करता है, निरंतरता की प्रवृत्ति को बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अधिगम के लिए छात्रों में प्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं? तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जिससे मोटिवेशन लेवल बढ़ाया जा सके? विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की उपयोगिता हो, यानी कि उन रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि इरिलेवेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग हो, छात्रों को उचित पुनर्बलन यानी कि उनका पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सब चीजें की जाएं। छात्रों के मध्य जो है वो अनेक जो प्रतियोगिताएं हैं, बाल विवाद, खेल, इन सब चीजों का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा का महत्व। जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या महत्व है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का? तो उनको जब मोटिवेशन मिलेगी तो उनके लिए क्या महत्व है? पढ़ाने की उनकी शैली सरल होनी चाहिए। एक सफल प्रेरक के रूप में स्वयं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें, यानी कि मोटिवेशन हमेशा दें। विषय वस्तु को व्यावहारिकता के साथ जोड़ें, छात्रों में जिज्ञासा या उत्सुकता को भाव को पैदा करें, और अध्यापक स्वयं अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित होना चाहिए, यानी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए काम को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी के लिए इतना काफी है, और इस वीडियो के अंदर मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तो एक थोड़ा और कुछ टॉपिक रह गए इसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफी है। गुड नाइट।